नमस्कार सब लोगों का। और जय श्री राम। क्लासेज धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। 9:05 से शुरू करेंगे। 9:05 या 10 मिनट के लगभग हम सब लोग। और सभी लोगों को भगवान राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। और भगवान की कृपा हम सब लोगों के ऊपर बनी रहे। धीरे धीरे लोग जुड़ जाएं। थोड़ा सा 9 बजे का आपने टाइम दिया है तो उस हिसाब से चलते हैं। तो 9:05 और 10 मिनट के लगभग अभी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जितने भी अपने लोग हैं उन सब लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे। तो कल की जो क्लास थी हमारी, जिन लोगों ने नहीं ली है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि उस क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। और जिसका लिंक जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा। और मैं आपको कह देता हूँ कि हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मैं लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके कमेंट बॉक्स में, जो चैट बॉक्स आता है उसके अंदर। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी और ये जो नोट्स होगा जो हम आज पढ़ाएंगे, आज जो हमारा जो नोट्स होगा वो नोट्स भी आपको जो है वो प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है वो, तो कल की जो क्लास हमने की थी वो आपको कैसी लगी, कोई बताना चाहता है तो जरूर बताएं। और अभी सब अनम्यूट हैं, कोई भी व्यक्ति मैं बहुत फोन बहुत बता सकता है। बहुत अच्छा था सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। 9:05 या 10 मिनट के लगभग सर हम बहुत अच्छा प्रारंभ सर। करेंगे। सारा क्लैरिटी आ गया सर, कितना सारा बेसिक्स क्लैरिटी नहीं था वो आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आलोक है। आपसे ओ सुबह मेरा आलोक। बात भी हुई थी। हाँ। हाँ धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद धन्यवाद। जरूर जरूर जरूर, आज की क्लास और भी अच्छी होगी क्योंकि सर आज आपका हम, क्लास जो रहता है ना प्रैक्टिकल बेस पे लगता है ये बिल्कुल ही सही है सर। हाँ जरूर 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 जरूर, अपन वो प्रैक्टिकल ही करेंगे और सारा प्रैक्टिकल ही वर्क करेंगे। कल की क्लास बहुत बढ़िया थी सर। बहुत ही और बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और केपी के बारे में सिर्फ मैंने सुना ही सुना था। हाँ और हाँ, बड़ा इंटरेस्ट था मुझे केपी को लेकर के। जरूर लोग जरूर कहते हैं कि बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी होती है केपी से। तो जरूर मेरा जरूर, बहुत सटीक भविष्यवाणी होती है, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी हाँ, आशीष जी अनम्यूट है, आप हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है, अनम्यूट है सभी लोग। सर अभी जब सर क्लास प्रारंभ नॉर्मल करेंगे तो, वाला भी करते हैं क्या हाँ सर? बोलिए। नॉर्मल सर, ज्योतिष भी कराते हैं क्या गुड सर? इवनिंग सर। हाँ हाँ। नॉर्मल वैदिक ज्योतिष मेरा का भी एक रिक्वेस्ट है सर, जो भी पीडीएफ है, राइटअप है, काइंडली इंग्लिश में अवेलेबल हाँ कर वो जब क्लासेस शुरू होगी तो वो इंग्लिश में आएंगे, है ना? दो। ओके सर, हेलो। ओके, थैंक यू सर सर। हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया, मतलब हाँ एक दोनों साथ। कर देंगे, दोनों कर क्ला, दोनों करा देंगे। क्लासेस कब रहेंगे, शेड्यूल कुछ बता सकते अभी हैं? अभी सारे बता देंगे, अभी आप क्लास को कंप्लीट करें, है ओके। ना? हाँ, क्लास के बारे में क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे, हमारे पूरे मैटर क्या हैं, किन विषयों के ऊपर चर्चा होगी हमारी, किस तरह से चर्चा होगी, है ना, वो पूरा करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। और इसका कोई ऐसा कोई फीस भी बहुत कोई ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत ही न्यूनतम फीस रखते हैं, हमारे कोर्सेज ऐसे ही होते हैं। और ओके। बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। तो आप पहले ये क्लास लीजिए और जानिए केपी के बारे में। और जो फ्री में मिलता है उसको तो जरूर लीजिए, है ना, पैसा तो लगना ही, हर चीज का लगता है धरती के ऊपर। लेकिन ओके जो सर। फ्री में मिलता है उसको लिए। ओके धन्यवाद। आशीष जी कुछ कह रहे थे, आशीष जी जरा बताएं। सर हेलो। वैदिक का भी क्लासेस हो रहा है क्या सर? हम्म। वैदिक क्लासेस आप लेते हैं क्या, वैदिक ज्योतिष का? हाँ वैदिक का हमारा एक कोर्स चल रहा है जो अभी 12-13 क्लासें हो चुकी है, तो वो अभी कंप्लीशन पे आ गया। सर वो कितना क्लासेस होता है वैदिक वाला? सब 15-16 क्लासों का कोर्स होता है ये। अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है ना? ओके ओके। बोलिए बोलिए आशीष जी। हेलो। जिससे लोग जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं और थोड़ा और जुड़ जाएं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको। कुंदन जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने आपसे सर जी एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया था। तो जरूर इसमें हीट थ्योरी भी अप्लाई हो जाएगी सर, जो आप बार बार बताते थे? जरूर जरूर, इसमें हिट थ्योरी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक ठीक है ना? हाँ आती है। ओके। तो एक 2 मिनट का समय लेते हैं बस, फिर अपन क्लास प्रारंभ करते हैं।
सिंपल क्लास है। जैसे कल बेसिक थी, आज कुछ समय बेसिक पे चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। जैसे कल हमने जो है 4 ग्रहों की चर्चा की थी, आज थोड़ी सी 4 ग्रहों की और चर्चा करते हैं, छोटी सी चर्चा है। उसके बाद हम केपी के जो बेसिक्स नियम है वो सीखेंगे, और इतना सरल तरीके से बताता हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है और अच्छा है, और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ फलादेश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन प्रारंभ करते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट को एक बार म्यूट कर देता हूं, जिससे कि बीच में कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, और बारी बारी अपन इसको प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। किसी ने लिखा है कि ग्रहों की चर्चा ना करें, केपी पर आए डायरेक्ट। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक शेड्यूल, एक लाइन से चल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कि बेसिक से है हमारा। जैसे कल हमने बेसिक्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 4 ग्रह हुए थे। आज हम 5 ग्रह, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जब ग्रहों का पता ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़े। मेन तो बात तो यही है कि ग्रहों का पता होना चाहिए। अगर हमें ग्रहों का पता ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ फायदा कैसे होगा। तो इसलिए ग्रहों की चर्चा बहुत आसान है, और हम इसको प्रारंभ करें। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। भगवान गणेश जी की कृपा हम पे बनी रहे, और सभी लोगों को भगवान श्री राम की राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो प्रारंभ करते हैं आज का दिन। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स के बारे में चर्चा की थी, और उससे अकॉर्डिंग हमने जो है वो ग्रहों के, राशियों के, लग्नों के उदय बताए थे। ठीक है, आज, और उसमें हमने 4 ग्रहों की चर्चा की थी। आज हम बाकी जो 4 ग्रह हैं उनकी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समय हम उसमें लगाते हैं। सबसे पहले, मैं ज्योतिष के फील्ड के अंदर लंबे समय से कार्य कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया है, और ज्योतिष में वास्तु के अलग अलग तरह से लाइव प्रैक्टिकल हर तरह के कोर्सेज करवाए हैं। तो मैं इस क्षेत्र में कोई नया नहीं हूं, मैं बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा हूं, जो आप मेरे अनुभव को देख के पता कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे हम बात कर रहे हैं आज बाकी जो ग्रह थे उनके ऊपर थोड़ा सा एक विश्लेषण, क्योंकि जब ग्रह ही पता नहीं होंगे तो हम आगे फलादेश कैसे करेंगे, तो उसी तरीके से हम बात करेंगे। तो जैसे हमने कल 4 ग्रहों की चर्चा की थी, ठीक है, आज हमारा जो ग्रह है वो है बुध। बुध से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह एक शुभ ग्रह है, और बुध ग्रह जो है वो बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्र का कारक है। शारीरिक रूप की बात करें तो जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह लग्न में जो भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर होता है, देखने में वास्तविक रूप से उम्र से कम दिखाई देता है, आंखें चमकदार होती है, और व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो चालाक, तर्क संगत, बौद्धिक रूप से धनी और कुशल वक्ता होता है। इसके प्रभाव से उसका स्वभाव सौम्य हो जाता है, हाजिर जवाबी बहुत अच्छी होती है, कई भाषाओं का जानकार होता है, और व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है। वह गणित के विषय में अच्छी चर्चाएं करता है, जहां तक की गणनाएं तेज होती है, और वो कारोबार के क्षेत्र में, अकाउंट्स के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता है, अच्छा वक्ता होता है। तो वैसे तो बुद्ध के बारे में उसकी बीमारियां और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि अपन को बेसिक जो आ जाए ना, उसके बाद हम फलादेश को भी आगे ले लेंगे। इसके उपाय, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध खराब है, जैसे अभी थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें देखेंगे, अगर किसी का बुध खराब है तो उसका उपाय कैसे करें। तो उसके लिए जो जड़ होती है उसमें विधारा मूल की जड़ है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। विधारा मूल एक पौधा आता है, उसकी जड़ आती है। विधारा एक पौधा है, उसकी जड़ आती है, उसके मूल जो है ना, मूल का मतलब है जड़। तो उस जड़ से अगर हम स्नान करते हैं, अगर अशुभ है तो उससे स्नान करें, और अगर शुभ है तो उसको अपन गले में धारण कर सकते हैं। बुद्ध का रत्न होता है पन्ना, और उसका उपरत्न होता है ओनेक्स, वो भी हम धारण कर सकते हैं। अगर हम रुद्राक्ष के शौकीन हैं तो हम 4 मुखी रुद्राक्ष बुद्ध के लिए धारण कर सकते हैं। रंग इसका हरा होता है, और बुद्ध की शांति के लिए बीज मंत्र जो है वो होते हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। ये बुद्ध का बीज मंत्र। और बुद्ध के बारे में जैसे हमने जाना, इसके बाद हमारा जो दूसरा ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी कि गुरु। गुरु ग्रह के बारे में, गुरु एक शुभ ग्रह है। गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षक है, संतान है, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान, हमारे घर में मंदिर,
हमारे पिता तुल्य, गार्जियन या जो भी हमारे लोग हैं उनका कारक बनता है। साथ में हमारे जीवन के अंदर वृद्धि का कारक है। वृद्धि का मतलब क्या है कि जो समय के अकॉर्डिंग होता है ना, जैसे आज एजुकेशन की जरूरत है तो एजुकेशन मिली, नौकरी के समय नौकरी मिली, शादी के समय शादी हुई, बच्चों के समय बच्चे हुए, गाड़ी के समय गाड़ी लाए, घर बनाने के समय आया तो घर बनाया। तो ये एक जो निरंतर वृद्धि है ना, वो गुरु देता है। जिस व्यक्ति का गुरु खराब होता है ना, उसकी निरंतर वृद्धि नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती है। तो ये गुरु का कारण है। शारीरिक रूपरेखा की बात करें तो जातक जो है वो सुंदर होगा, चेहरा गोल होगा और शरीर में थोड़ा भारी होने का योग बनता है। दूसरा क्या होता है, जातक जो है वो अच्छी ज्ञान वाली बातें करेगा, उदारवादी विचारों का होगा। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक गुणों में, आध्यात्मिक शिक्षाओं में रुचि रखेगा। गुरु अगर आपको आशीर्वाद दे तो आपको लाभ होता है, पेट संबंधित रोग से छुटकारा मिलता है, और गुरु का अधिकार जो है वो पेट में चर्बी के ऊपर होता है। तो जो मोटापा, शुगर, इस तरह की बीमारियां, उस पर भी गुरु का अधिकार रहता है। अगर उपाय करना हो, मान लीजिए अगर हमें दान करना हो तो केले की जड़ का दान करें या केले की जड़ से स्नान करें। अगर हमें गुरु को मजबूत करना हो तो केले की जड़ को पहने, उससे लाभ होता है। गुरु का रत्न पुखराज है, गुरु का यंत्र भी आता है। और 1 सेकंड का समय दीजिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ मैसेज आया है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं इसको इंटरनेट को थोड़ा सा स्टेबल कर देता हूँ। थोड़ा सा 1 सेकंड का समझिए, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट है थोड़ा सा। तो मैं केबल लगा देता हूँ लैपटॉप में, जिससे कि कोई एरर नहीं आएगा। एक सेकंड का समय दीजिएगा, मैं वापिस आऊंगा। ओके, धन्यवाद। तो 1 मिनट रुकने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। थोड़ा इंटरनेट का कोई इशू नहीं आया, इसलिए केबल वायर लगाया। तो जैसे कि गुरु का जो रंग होता है वो पीला होता है। अगर रुद्राक्ष के शौकीन है तो 5 मुखी रुद्राक्ष हम इसको धारण कर सकते हैं। किसी का मैसेज आए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके, धन्यवाद सर। ये लो। ओके, तो गुरु का जो रुद्राक्ष होता है वो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, रंग पीला है। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः होता है। इसके बाद हमारे पास ग्रह आता है शनि। ठीक है, छोटा छोटा सा विश्लेषण है, बस ये 2 मिनटों में हो जाएगा, उसके बाद अपन कैलकुलेशन पे चलेंगे। तो शनि ग्रह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है। शनि पीड़ा को दिखाता है, दुख को दिखाता है, क्योंकि शनि जो है ना वो हमारे कर्मों का फल देता है। हमारे जीवन में आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, लोहा, कर्मचारी, सेवक, इन सब का कारक माना गया है। समाज में शनि ग्रह से लेकर बहुत सारी नकारात्मकता है कि भाई ये शनि जब आता है नुकसान करता है, साढ़ सती लगा, लेकिन एक्चुअलिटी में ये हमारे कर्मों का फल देता है। तो इसलिए वो नहीं है कि शनि कोई हर किसी को बुरा देगा। शनि अगर उच्च का है तो जातक को न्यायाधीश बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है, जातक को अपने कर्मों से बहुत अच्छे लाभ देता है। और सरकारी नौकरी का कारक है शनि। जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का कारक है शनि। आप देख लीजिएगा, जिन लोगों की सरकारी नौकरी होगी उनके दूसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में या 12वें घर में शनि बैठा होगा, तो वो उनको सरकारी नौकरी के लाभ देता है। बाकी घरों में भी हो सकता है, लेकिन इन घरों में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर शनि का उपाय करना चाहें तो धतूरे की जो जड़ है उससे हम उसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना। धतूरा एक पौधा आता है, जिसे आपने देखा होगा जो अपना शिवरात्रि पे अपन शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाते हैं, उसे धतूरे का पौधा कहते हैं। नीलम रत्न है इसका। उपरत्न जो है उसे हम नीली बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में अमेथिस्ट बोलते हैं। रुद्राक्ष के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष है, जिसको धारण कर सकते हैं। और शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय, ओम प्राम प्रीम प्रोम से सन शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र इसका होता है। इसके बाद बात आती है राहु देवता की। राहु एक पापी ग्रह है और एक कठोर ग्रह है। याद रखिएगा, राहु, केतु और शनि ये नरसेगिक शुभ ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं, माफी चाहूंगा, अशुभ ग्रह होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ अशुभता लाते हैं। राहु ग्रह कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, कर्म, इस तरह की बीमारियां, तकलीफें देता है। छाया ग्रह है ये राहु।
और शारीरिक संरचना की बात करें तो जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न भाव में वो स्थित हो, जातक को सुंदर आकर्षक दिखाता है, और जातक जो है वो लोगों के साथ हर तरह से उसके माहौल में ढल जाने को राहु कहते हैं। यानी कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, मौका देख के रंग बदल लेता है, उसे राहु कहते हैं। व्यक्ति साहसिक कार्यों से दूर रहता है और ट्रिक्स लगाता है हमेशा। जो ट्रिकबाजी होती है वो राहु के हाथ में होती है। राहु ट्रिक से जीत सकता है। जैसे आजकल के समय में शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें क्या है, बाहुबल की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स। अगर आपके पास अच्छी ट्रिक्स है तो आप 100% विजय प्राप्त कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु शुभ हो तो जातक को जिंदगी बदल देता है, चमका देता है उसकी किस्मत। धर्म का पालन करने वाला, वो समाज में जो धर्म के प्रति जो कट्टर विचारधारा रखते हैं ना, वो राहु से संबंधित होते हैं। नकारात्मक राहु होने से जो आपकी बुरी आदतें लगती है, जैसे आपको लोगों के साथ शराब पीना, सिगरेट पीना और लोगों के साथ छल कपट करना, ये सब चीजें जो राहु देता है। अब राहु का उपाय करते हैं तो एक नागरमोथा की जड़ आती है। नागरमोथा एक पौधा होता है जो राजस्थान साइड में बहुत लगता है। उसकी जड़, उसका दान करें अगर अशुभ है तो, और अगर शुभ है तो उसको पहने। रत्न है गोमेद, और रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण। यंत्र में राहु का एक यंत्र आता है, जिसकी अभी तो मैं फोटो नहीं लगा पाया, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो राहु का यंत्र आता है। उसे आप प्राण प्रतिष्ठित करके अपने पास रख सकते हो, अपनी टेबल पे या अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी लगा सकते हो, बहुत लाभ देता है। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम से राहुवे नमः। इस मंत्र से आप राहु के बहुत अच्छी तरह से उपाय कर सकते हो। इसके बाद आता है केतु। ठीक है, अब केतु जो देवता है वो क्या है कि वो भी नरसैनिक अशुभ ग्रह है। अध्यात्म, वैराग्यता, मोक्ष, तांत्रिक क्रियाओं को दिखाता है। इसका जो है कोई स्वामित्व नहीं है, राहु और केतु का कहीं पे भी कोई राशि में स्वामित्व नहीं, ये एक छाया ग्रह है। ज्योतिष के अंदर अगर हम बात करते हैं तो केतु जो है मोक्ष का कारक है, केतु वैराग्यता को दिखाता है। शारीरिक संरचना की बात करें तो केतु जिसकी जन्म कुंडली के लग्न में बैठा होगा, उस जातक का जो स्वभाव होगा वो किसी एक व्यक्ति की तरफ या ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं होगी, वो एक व्यक्ति की तरफ झुका होगा। उसका जीवन थोड़ा सा अधूरापन जैसा लगेगा उसको। ठीक है, साधुवाद की तरफ जाता है, ज्यादा दिखावा नहीं करेगा, भौतिक सुखों से थोड़ा सा दूर रहता है कि भाई सिंपलिसिटी, ये चीजों को दिखाता है। देखिए हर चीज एक जैसा नहीं होता, क्योंकि केतु और राहु की कोई राशि नहीं है, तो जिस राशि में बैठते हैं उसके गुण आते हैं, साथ में जो ग्रह होता है उसके गुण भी वो लेता है। ठीक है, अब इसका उपाय अगर करें, अगर अशुभ है तो उसका उपाय करें अश्वगंधा की जड़, उसका दान करें। अगर बुरा है तो, शुभ है तो उसको धारण करें, बहुत लाभ होता है। रत्न है इसका लहसुनिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैट्स आई। रुद्राक्ष इसका 9 मुखी रुद्राक्ष है, जिसको आप धारण कर सकते हैं, बहुत लाभ देता है। केतु का यंत्र है, केतु का जो रंग है भूरा होता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ये ग्रे टाइप का रंग। केतु का जो बीज बन रहा है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः। तो ये यहाँ पे हमने 9 ग्रहों को, जैसे बाकी के कल 4 ग्रह पढ़े थे, आज हमने 5 ग्रह को पढ़ा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 ग्रहों का आंकलन लिया है। जब ये ग्रह आ गए ना, तो अब आ जाती है इनके नक्षत्र। याद रखिएगा, जब ग्रह आ गए ना तो अब आएंगे इनके नक्षत्र। क्योंकि नक्षत्र क्या होते हैं कि हर ग्रहों के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि ग्रह क्या करेंगे कि अब जो ग्रह होते हैं वो उनकी एक राशि होती है, प्लस क्या होते हैं उनके एक एक नक्षत्र होते हैं। 3 3 नक्षत्र है सब ग्रहों के। जैसे केतु का नक्षत्र है मघा, मूला और अश्विनी। आपने देखा होगा कि अगर कोई मघा, मूला और अश्विनी में आता है तो उसे हम गंड मूल नक्षत्र में बोलते हैं, जो बुरा होता है, जिसकी अपन शांति कराते हैं 27 दिन के बाद। आपने देखा होगा। तो उसी तरह से सभी जो ग्रह हैं, शुक्र के 3 नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, पुरुषाढ़ा और भरणी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, सभी ग्रहों के 3 3 नक्षत्र होते हैं। अब ये 3 इनके एजेंट है जो अलग अलग राशियों में बैठे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा, या यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का बैठा है, भरणी नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का बैठा है, और कर्तिका नक्षत्र 3 डिग्री और 20 मिनट, ऐसे मिला के 30 डिग्री हुआ। अब इसको समझे कैसे, देखिए ये ऐसा हुआ है कि जो मेष राशि है ये एक बहुत बड़ा परिवार कह सकते हो, या फिर एक ऐसा गांव कह, शहर कह सकते हो, या एक स्टेट कह सकते हो। अब जैसे कि हम वैदिक ज्योतिष में बात करते हैं तो कोई ग्रह बैठा होता है यहाँ पे, कोई भी, तो यहाँ पे जैसे कोई ग्रह मान लीजिए कि 15 डिग्री पे बैठा है, तो हम ये मानते हैं कि वो मेष राशि के परिणाम देगा, और वो मंगल के परिणाम देगा। वो मेष राशि की, क्योंकि वो मेष राशि में बैठा है, 15 डिग्री का बैठा है, वो कुमार अवस्था में। लेकिन कृष्णमूर्ति जी क्या कहते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं कि वो 15 डिग्री का बैठा है, इसका मतलब कि मेष राशि में मंगल के परिणाम तो देगा ही, परंतु इस मेष राशि के अंदर जो 3 नक्षत्र है, यानी कि जो 3 जो एजेंट बैठे हैं किसी और ग्रहों के, मैं एजेंट नाम इसलिए ले रहा हूं थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाए, वैसा ऐसा कोई नाम नहीं है इनका, क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए। लेकिन जो
अब मान लीजिए 15 डिग्री का, इसका मतलब वो कहाँ पे होगा, ये 13 डिग्री और 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट की अश्विनी होता है, उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट में भरणी होता है। तो वो भरणी नक्षत्र बैठा है। तो फिर हम मेष राशि के अंदर एग्जैक्ट जगह पे आ गए, ऐसे आ गए जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप कहाँ रहते हो, आपने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली तो बहुत बढ़िया है। आप जब मुझे कह देते हो कि भाई मैं दिल्ली के अंदर द्वारका में रहता हूँ, या रोहिणी में रहता हूँ, या फिर करोल बाग में रहता हूँ, तो मेरे लिए बाकी जगहों को छोड़ के उस स्टेशन पे पहुंचना आसान हो जाता है। तो उसी तरह अब भरणी जो नक्षत्र है ना, वो क्या है, शुक्र का नक्षत्र है। इसका मतलब कि ग्रह मंगल के तो रिजल्ट देगा ही देगा भरणी नक्षत्र में शुक्र का, क्योंकि शुक्र का एजेंट है। अब शुक्र भी कहीं बैठा होगा कुंडली के अंदर, तो वो वहां पे परिणाम दे रहा होगा। ठीक है ना, एक उदाहरण दिखाता हूँ छोटा सा। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपकी एक कुंडली आ रही है, ठीक है ना, जैसे ये कुंडली हमने अभी लगाई, ठीक है, इसे हम न्यू कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई मान लीजिए ग्रह बैठा है यहाँ पे, जैसे कि अभी चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर बैठा है। चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में बैठा है। जो हम कहेंगे कि भाई चंद्रमा उच्च का है, वृषभ राशि के अंदर बैठा है, कल हमने बताया था ना आपको उच्च का चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा उच्च का है, वृषभ राशि में बैठा है, तो हम उसको ये कहेंगे कि भाई ये उच्च का है, बहुत अच्छे परिणाम देगा सब कुछ। लेकिन कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आप इतना मत देखो, और भी इसके डीप में जाओ। जैसे कि आपने चंद्रमा देखा 19 डिग्री का रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी जो है वो चंद्रमा का ही नक्षत्र है। ठीक है, और ये कैसे आसानी से मिलता है। तो उससे क्या पता चला हमें कि जो आपका नक्षत्र है वो अब रोहिणी चंद्रमा का है, तो चंद्रमा यही बैठा है। मान लीजिए कि अगर हम इसकी जगह, अगर मान लीजिए कि हम ये देख लेते हैं कि मंगल को देखते हैं, ठीक है, तो मंगल जो है वो धनु राशि में बैठा है। ठीक है, तो धनु राशि के अंदर यहाँ पे देखते हैं तो मंगल 18 डिग्री का पूर्व साढ़ा नक्षत्र में है। ठीक है ना, पूर्व साढ़ा नक्षत्र आपका होता है शुक्र का। पूर्व साढ़ा के बाद सूर्य का आता है उत्तर साढ़ा। ठीक है, तो पूर्व साढ़ा नक्षत्र शुक्र का है। तो अब शुक्र कहाँ बैठा है, वो एक कि अब यहाँ पे जो है गुरु के परिणाम तो देगा ही देगा मंगल, कि मंगल गुरु की राशि में, साथ में वो परिणाम देगा आपके शुक्र का। तो शुक्र यहाँ पे ही पंचम घर में बैठा है, तो इसका मतलब ये तो प्लस पॉइंट है। तो हमने क्या देखा कि नक्षत्र क्या बताता है कि उस जातक की मजबूती बताता है। जैसे कि अब एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शनि जो है वो कुंभ राशि के अंदर बैठा है। शनि कुंभ राशि के अंदर बैठा है यहाँ पे किसमें, 11 डिग्री में। अब कुंभ राशि के अंदर जो है वो शनि बैठा है सप्तविषा नक्षत्र में, जो आता है आपका राहु का। ठीक है ना, देखो इसको स्लाइड को दिखाता हूँ वापिस, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए कुंभ राशि के अंदर आपको दिख रहा होगा सतभिषा नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, 6 डिग्री 40 मिनट के बाद चलता है। तो सतभिषा नक्षत्र के अंदर आपका बैठा है कौन, शनि। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आइए वापिस। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना है। अब जैसे शनि बैठा है राहु के नक्षत्र में, इसका मतलब कि शनि कुंभ राशि में है, शशिया राजयोग है, परंतु अब वो जुड़ा हुआ है राहु से। तो इसका मतलब शनि 7वें घर के साथ 8वें घर के भी परिणाम देगा। तो यानी कि जहां पे कुंभ राशि में शनि सोच रहे थे कि हम शनि अपने ही घर में बैठा है, लेकिन वहां पे जिस जो एक नक्षत्र चल रहा है ना, यानी कि वो एक एजेंट किसका है, राहु का है। यानी कि राहु जो है ना, हम ये सोचते हैं कि कोई भी ग्रह जो है वो जहां बैठा होता है वहां पे परिणाम देता है, नहीं, वो उसने अपने अपने एक एजेंट छोड़ रखे होते हैं अलग अलग राशियों में। तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां से भी परिणाम लेते रहते हैं। ठीक है, तो राहु के परिणाम, अब राहु जब परिणाम देगा ना तो शनि के अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्रों में है। तो ये सिंपल सी बात है। तो नक्षत्रों को समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, तो अपन इस फाइल को, तो आपने क्या देखा कि जो राशियां होती है ना, हम ये ना सोचे कभी भी कि इस राशि में सिर्फ यही ग्रह ही एक्टिव है। जैसे कि तुला राशि का मालिक शुक्र है, तो तुला में शुक्र ही रिजल्ट देगा, नहीं, आपको डिग्री पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप जब डिग्री पे जाते हो तो आपके सामने आ जाता है कि भाई इसमें तो चित्रा नक्षत्र भी है जो मंगल का है, स्वाति नक्षत्र जो राहु का है, और विशाखा नक्षत्र जो गुरु का है। तो हो सकता है कि गुरु के विशाखा नक्षत्र में हो अंतिम 10 डिग्री पे। इसका मतलब कि गुरु यानी कि जो ग्रह है वो शुक्र के साथ गुरु के परिणाम भी देगा। तो कितना क्लियर हो जाता है, फिर हमें ये पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये व्यक्ति रह कहाँ रहा है। जैसे मैं कहाँ पे हूं अभी, मैं कह दूं मैं राजस्थान का हूं, अब वो कैसे आइडिया होगा आपको, अब जब आइडिया होगा जब मैं कह दूं भाई मैं राजस्थान में, हमारा चूरू जिले में सुजानगढ़ गांव है, तो आपको आइडिया होगा यार यहाँ पे है। यानी कि जैसे हम डाकघर में पिन कोड लगाते हैं उसी तरह से। तो नक्षत्र इतना एक सिंपल सा तरीका है, और नक्षत्र को अगर हम इस तरह से लाइन में ले सकते हैं। जब हम नक्षत्र पढ़ लेते हैं तो अब केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाती है। अब नक्षत्र का थोड़ा पता, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये ग्रह की पोजीशन पता चली, अब शुरू होती है केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, इतनी जो कल की क्लास और आज की जो आधे घंटे की क्लास इसीलिए ली गई कि आपको जो है वो थोड़ा सा पता चले, कि रूपरेखा बनानी पड़ती है, बेसिक्स करना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि समझ में नहीं आता।
तो अपनी क्लास में बहुत सारे लोग जो है वो बेसिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनसे उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। अब जब हम ये कुंडली देखते हैं, लगन कुंडली, तो हम जब आज की डेट में जो भी कुंडली देखते हैं, ये लगन कुंडली होती है हमारी, ये होती है हमारी भाव चलित। केपी जो कृष्णमूर्ति जी थे ना, उन्होंने क्या कहा, जैसे मैं आपको उदाहरण से यहां से समझाता हूँ। जैसे ये कुंडली है, ठीक है, इसे मैं मेष लगन की बना देता हूं अभी, है, एक सेकेंड, ये लो, ठीक है, ये मेष लगन की जन्म कुंडली बन गई। अब ये मेष लगन की जन्म कुंडली बनाए। अब कृष्णमूर्ति जी क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लगन कहाँ से शुरू हुआ, 15 डिग्री से लगन हुआ, तो हम सब ये बोलेंगे कि ये मेष लगन की कुंडली है। हम सब क्या बोलेंगे कि ये मेष लगन की कुंडली है। लेकिन एक्चुअलिटी में कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि भाई ये तो 15 डिग्री से शुरू हुआ है। तो यानी कि जैसे अब मैंने कहा कि हमारी क्लास 9 बजे से शुरू है आज, तो आज 9 बजे से पहले बहुत सारे लोगों की क्लासें थी। आप 9 बजे से पहले क्या क्या कर रहे थे, हमारी तो क्लास आज अब शुरू हुई है, इसका मतलब हमारा तो दिन आज हुआ है। हम तो ये कहेंगे कि हमारा तो क्लास जो प्रारंभ हुई है वो आज हुई है, अभी हुई है, तो हमारा तो दिन आज से है। तो हम ये कहेंगे कि हमने 9 बजे से प्रारंभ किया है, तो हम ये यहाँ पे 9 समझेंगे। तो जो लगन प्रारंभ हुआ है वो तो 15 डिग्री से प्रारंभ हुआ है, जो हमने टाइम डाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम यहाँ पे हाउसेज में जाएंगे, तो हमारे सामने जो देखिए ये हाउसेज बने हुए हैं, ठीक है ना, हाउसेज बने हुए हैं ना यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इक्वल हाउसेस कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ईच राशि, ठीक है, ये 0 डिग्री से प्रारंभ होता है, 15 डिग्री कस्ब है, यानी कि 15 डिग्री के ऊपर उदय हुआ है, जो 0 से 0 लेता है, ठीक है ना। यानी कि ये भाव 0 डिग्री से प्रारंभ हुआ, 0 डिग्री पे खत्म हुआ। तो उससे क्या हुआ, 0 डिग्री से प्रारंभ हुआ 0 डिग्री, क्योंकि हमने क्या किया, हर भाव को 30 डिग्री बना दिया, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है, ठीक है। लेकिन जो कृष्णमूर्ति जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे करेंगे, हम जहां से प्रारंभ हुआ है वहां से ही प्रारंभ करेंगे। तो उन्होंने देखे, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे 0 से 0 करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि लगन में कौन बैठा है, जी फर्स्ट हाउस है ना, इसमें कौन बैठा है, एस का मतलब असेंडेंट, यानी लगन बोलते हैं इसे। लगन में बैठा है जुपिटर, एक है यूरेनस, यूरेनस को भी अपन साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे बैठा कौन है, लगन में जुपिटर बैठा है, ठीक है ना, जुपिटर लगन में बैठा है, आप देखिएगा। और सेकंड हाउस में चंद्रमा है, ठीक है। और यहाँ पे नवम घर के अंदर जो है वो मंगल बुध और शुक्र है। दो चीज याद रखना, लगन में गुरु बैठा है और नवम घर में मंगल बैठा है, बुध बैठा है और शुक्र बैठा है, और छठे घर में केतु बैठा है, ठीक है ना। ये थोड़े से याद रखना। अब देखना इसका, कृष्णमूर्ति जी के जो हम भाव को बनाते हैं ना, कि कस्प क्या होता है, भाव क्या होता है, ओरिजिनलिटी में क्या होता है, तो यहाँ पे अगर जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं प्लेसिडस हाउसेस केपी कृष्णमूर्ति। प्लेसिडस का मतलब है कि जहां से प्रारंभ हुआ है वहीं से हम लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ से आ जाता है कस्प 15 से, तो ये 25 से लेके 15 से प्रारंभ होता है, फिर 0 पे खत्म होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु अकेला था उस समय, अब कौन आ गया है, राहु। केतु जो है उस समय छठे घर में था, अब आ गया है 7वें घर में। जन्म कुंडली में देखिए केतु छठे घर में है, दिखा कहाँ रहा है, 7वें भाव में, क्योंकि ये भाव चलित है। भाव चलित का मतलब क्या हो रहा है कि हम उस भाव को वहां से प्रारंभ कर रहे हैं जहां से वो उदय हुआ है। तो ये जो डिग्रियां होती है ना, मेन कस्ब, जिसे यहाँ पे लिखा ना CUS कस्ब, यही सबसे मेन है, कि यही भाव की जो है ना मूल डिग्री है, कि यहां से भाव प्रारंभ हुआ तो यही से ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ये भाव का मालिक ये डिग्री है, ये डिग्री जो है ये भाव की मालिक है। अब आप देखिए नवम घर में मंगल बुध और शुक्र बैठा है, ठीक है, और 10वें घर में सूर्य बैठा है। अब इसको मैं वापिस 0 0 करता हूं, आप देखिएगा, ये देखिए सूर्य शनि यहाँ पे है, 10वें 11वें में, मंगल बुध 9वें में ही बैठे हैं, और केतु देखिए छठे में चला गया फिर से, ठीक है ना, यहाँ पे छठे में है, फिर से छठे में चला गया, ठीक है ना। और गुरु यहाँ पे अकेला हो गया, और राहु जो है वो 12वें घर में है, ठीक है ना। अब प्लेसिडस करेंगे, यहाँ पे जब केपी कृष्णमूर्ति करेंगे तो देखिए राहु जो है वो 12वें से लगन में आ गया, क्योंकि वो यहाँ पे था, अब वो लगन में दिखा रहा है। प्लस क्या कर रहा है कि आपका केतु जो है वो 7वें घर में आ रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि कैलकुलेशन अपन जब करेंगे तो एकदम डिग्री टू डिग्री करेंगे, डिग्री टू डिग्री, जिससे क्या होगा, हमें एक्चुअल पोजीशन का पता चलेगा कि है कहाँ ग्रह, ग्रह कहाँ हो। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने, यहाँ पे जो लग्न उदय हुआ है वो 8 डिग्री से उदय हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, 8 डिग्री से उदय हुआ है, यानी एक्यूरेस, यानी कि कुंभ लग्न है ये, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। अब कुंभ लग्न है, 8 डिग्री से उदय हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कुंभ लग्न है, और कुंभ राशि जो 8 डिग्री से उदय हुई है पहले घर में। अब कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है क्या, मंगल बैठा है यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर 19 डिग्री का, और केतु बैठा है 24 डिग्री का। इसका मतलब 8 डिग्री से प्रारंभ हुआ, इसका मतलब वो इस डिग्री में आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पाइसिस यानी कि मीन राशि जो है वो प्रारंभ हुई है 17 डिग्री से,
इसमें देखिए पाइसिस में कौन है, सूर्य 1 डिग्री का बैठा है। तो इसका मतलब कि जब पाइसिस राशि हमारी जन्म कुंडली में प्रारंभ हुई है तो सूर्य जो है उस समय पाइसिस में मीन राशि में 1 डिग्री का था। इसका तात्पर्य है कि वो पहले ही कहीं हो रहा है, उसको अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इस जब हम इसमें आएंगे तो देखेंगे कि सूर्य अब यहाँ पे देखिए लगन में जो है मंगल केतु है, और ये जो सेकंड हाउस में सूर्य और बुध है वो आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब जन्म कुंडली में हमें नजर आता है कि बुध आदित्य योग लगन में है, लेकिन एक्चुअलिटी में रिजल्ट देता है वो लगन का, सेकंड हाउस के रिजल्ट आते नहीं है धन के। हम कहते हैं यार सूर्य की दशा आ गई, धन नहीं मिल रहा, धन नहीं मिल रहा, मिलेगा कैसे? वो आपके भाव चलित कुंडली के अंदर बैठा है आपके लगन में, इस तरह से। तो हमें यहां से ये थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन होता है। अब ये जो कस्प बनते कैसे, ठीक है ना, कस्प बनते कैसे है, ठीक है ना। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी है, जैसे आपके सामने मैंने एक फाइल आपकी दिखा रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये कस्प बनते कहते हैं, उप नक्षत्र कैसे बनते हैं। देखो ये कैलकुलेशन है ना, ये बहुत सिंपल है, ये करना नहीं होता है, सॉफ्टवेयर करके देता है। लेकिन ये टर्मोलॉजी जो है ना वो बतानी जरूरी है, क्योंकि उससे क्या ना आपको पता चलता है कि हम कितने एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मेष राशि है, यहाँ पे देखिए पूरे एरीज लिखा हुआ है, 0 डिग्री से प्रारंभ हुई है और 30 डिग्री तक है। यानी इसके अंदर हमने कितने भाव बनाए हैं देखो, 0 पॉइंट से लेके 0.46 तक। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं ये चीज देखता हूँ कि मेरा जो लग्न है वो उदय हुआ है 15.17 डिग्री का भरणी नक्षत्र में, ठीक है ना, 15.17 डिग्री का। तो यहाँ पे आइए फाइल में, यहाँ पे देखिए 15.17 डिग्री कहाँ पे आता है, 10 नंबर, ठीक है ना, 10 नंबर एरीज है ना। और 15.17 13.20 से लेके 15.33 में। तो मंगल की राशि है, शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र का ही उप नक्षत्र है। क्या समझ में आया आपको कि शुक्र का ही उप नक्षत्र है। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये चीज समझ में आई कि हम कहाँ पे कितना डीप है इस भाव के अंदर, हम देखिए कितने डीप लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें अब जब वापिस इस पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए और केपी पे क्लिक करिए। लगन का जो उप नक्षत्र है वो कौन है, लगन का नक्षत्र है शुक्र और उप नक्षत्र है शुक्र। और उप नक्षत्र इतना डीप लेवल पे होता है कि यानी कि 3 डिग्री, 1 डिग्री, आधा डिग्री, इतने डीप लेवल पे होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की भाई यहाँ पे है क्या, जो कहते हैं ना 5 मिनट आगे 10 मिनट आगे, कोई कहते हैं यार हमारा ग्रह उच्च का है फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अभी आपको मैं एक कुंडली दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने पास सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है ना। जैसे अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग बनते हैं हमारे जो है वो कस्पों के रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारी कुंडली बनी, कुंडली से हमें क्या मिला, इसके भाव मिले, ठीक है ना। ये भाव, तो ये जो नंबर है ना 7, 5, 8, 4, 2, 11, ये एक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, एक नंबर में आते हैं। उनके द्वारा हमें क्या मिलता है, उनके द्वारा हमें एक रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सिंप्लिसिटी में केपी को, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक फाइल में दो चीजें लिखी है, देखिए जैसे जातक के जीवन के बारे में, जातक के जीवन के बारे में अगर जानना हो तो पहले भाव के उप नक्षत्र के बारे देखें। अब उप नक्षत्र का मतलब क्या होता है, नक्षत्र के अंदर एक और उप नक्षत्र। जैसे मैंने आपको समझाया ना, यहां से देखेगा ये जो है ना आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए ये मेष राशि के देखो कितने ये नक्षत्र होता है, जैसे शालोट, और ये उप नक्षत्र, उप नक्षत्र कितना है, बहुत छोटा है, बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है ना। हाँ देखिए अब यहाँ पे देखो 3 डिग्री के बाद, जैसे 3 डिग्री है, 3 डिग्री में अगर हम देखेंगे तो कोई ग्रह अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 डिग्री का है या फिर 2.49 डिग्री का है, तो वो क्या होगा, शुक्र के उप नक्षत्र। अगर 3.2 डिग्री का, इसका मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे सूर्य के उप नक्षत्र में आ जाएगा। उप नक्षत्र इतना डीप लेवल पे काम करता है, हम कहाँ पे काम करें, एकदम डीप लेवल पे, जिससे क्या होगा, हमें रिजल्ट बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज्यादा सूक्ष्मता के लेवल पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा ये नियम समझने की कोशिश करते हैं, दो ही नियम है, बहुत बड़े नियम नहीं डाले हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो केपी बहुत बड़ी है, पार्ट टू पार्ट दुनिया भर की चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा आंकलन लगाते हैं तो देखिए, जो अगर हम किसी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसे कि अगर पहले घर का उप नक्षत्र सुन, सीएसएल का मतलब होता है कस्प सब लॉर्ड। जैसे आपको मैं सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, ये अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये जो है अपना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक सेकेंड, ये अपना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जैसे कि एक कुंडली लेते हैं, ये कुंडली लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि मैं इस पे केस स्टडी इसलिए लिखा क्योंकि ये यूट्यूब पे अपन पब्लिकली चलाते हैं, किसी का डेटा शेयर करने का फायदा नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब जैसे अपने एक कुंडली ले ली,
अब आपको समझ में ये बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। अब जैसे सिंपल सिटी की बात करता हूँ, यहाँ पे लगन जो उदय हुआ है 8 डिग्री और 51 मिनट का उदय हुआ है, ठीक है। अभी अगर कोई, अगर आप अपने, अब किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं हो तो अगर अपने लेवल पे ट्राई करना चाहे तो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एस्ट्रोसेज में भी होता है। प्लस क्या होता है, इसके एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये एक है ना, ये रहस्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी.com, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑनलाइन है, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी डेटा डाल दीजिए और अपना, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंग्लिश चार्ट में नॉर्थ, और कोई भी नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डाल दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए 190 80 डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे अपना बर्थ प्लेस चेंज कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली करता हूँ, एकदम टेम्परेरी। तो यहाँ से भी एक जन्म कुंडली आपकी बन सकती है, एक ये फ्री है और ऑनलाइन है ये, ठीक है ना। नहीं तो एस्ट्रोसेज है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा अपन और भी बता देंगे आपको, अपने पास कई सारे हैं। इसकी थीम डार्क कर लो, ठीक है ना, ये डार्क थीम होगी। यहाँ पे देखिए, ये देखो कुंडली बन के आ गई, ये फ्री है, इंटरनेट पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। देखो ये आ गया, इसमें डायरेक्टली लगन और ये आपका जो कस्प कुंडली है दोनों बन के आती है, ठीक है ना। ये बन के आ गई, इसमें ये सारे के सारे कस्प आ गए। हिंदी भी कर सकते हो इसको, कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज में आओ, हिंदी कर लो, ठीक है। ये हिंदी कर दिया, ये हिंदी में लिखे हुए आ गए, है ना। जैसे पहले घर का उप नक्षत्र स्वामी कौन है, पहले घर का स्टार और सब लॉर्ड बुध बना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑनलाइन भी इसको देख सकते हो, लेकिन अपने पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। और आपको बता देता हूँ, जो लोग बाहर से कहीं से भी जुड़े हैं उन लोगों को बता देता हूँ, मेरा एक ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको इसमें चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो उससे संबंधित आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैसेज सब मिलेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, तो एक कुंडली हमने डाली, अब जिस जातक की ये कुंडली है, ठीक है ना। अभी अपन ने क्या बात की, एक लाइन पे बात की कि अगर हम किसी का लग्न देखना हो, पहले घर का, है ना, किसी का लग्न देखना हो फर्स्ट सीएसएल, तो हमें क्या भाव होने चाहिए। जैसे अगर पहले घर का उप नक्षत्र स्वामी सीएसएल यानी कि उप नक्षत्र, ये डीप लेवल पे बात हुई है। जैसे इस सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे हम कहेंगे, देखिए ये लग्न बने हुए हैं, लग्न है ना, लग्न, लग्न का उप नक्षत्र यानी एसएल सब लॉर्ड, ठीक है। सिंपल सा है इसका टर्मिनोलॉजी। कोई भी भाव के बारे में जानना हो, जैसे हमने कल की क्लास की थी उसमें भी मैंने बताया था, कोई भी भाव हो, जैसे विवाह हो, कोई भी हो, तो आज जिसे अपन बात कर रहे हैं लगन की, यानी कि आपके जातक के जीवन के बारे में जाना, पूरा ऑल ओवर लाइफ कैसी है उसकी, ठीक है ना। तो उसके मंत्र में जाना हो तो पहले घर का उप नक्षत्र स्वामी वो अगर 1 2 4 5 9 10 11 12, 12 नहीं सॉरी 11 तक, 1 2 4 5 9 10 और 11 इन भावों को दिखा दे, तो समझिए कि उसका जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, अच्छा लिख दिया, थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है ना। ओके, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अच्छा यानी कि बहुत गुड होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अगर पहले घर का उप नक्षत्र स्वामी 3 6 7 8 और 12 होगा, तो जातक के जीवन में उठा पटक ज्यादा होगा, तकलीफें भी आएगी, ठीक है। ये हमने लाइन इसको लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, जातक की जन्म कुंडली लगन के अंदर देखते हैं। अब लगन में देखेंगे तो यहाँ पे बना हुआ है केतु और मंगल, दोनों ग्रह बैठे हैं, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं आपके अंगारक योग, अंगारक योग। और कुंभ राशि में मंगल होता है, तो कई लोग जो है ये भी कहते हैं मंगल दोष भी है, मांगलिक होता। और मांगलिक दोष कोई बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि बड़ा मतलब शादी के लिए है, नॉर्मल जीवन में कोई क्या इफेक्ट है उसका। और मंगल केतु डिग्री से करीब है, 5 डिग्री के अंतराल में, तो इसे अंगारक दोष कहते हैं। अब लगन में तुम्हारे अंगारक दोष है, कोई कह देता है तो बहुत बड़ी पीड़ा है, पर लग्नेश जो है वो राहु के साथ है, पितृदोष में भी है, तो लोगों ने इसे डरा दिया कि भाई तुम्हारे तो पितृदोष है, श्रापित दोष है, दरिद्र दोष है। तो क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसको समझिए, बताए। तो चिंता हो जाती है जातक को, भी हो कि भाई लगन में इतना बड़ा दोष है, अंगारक दोष, जिसका इंटरनेट पे भी बहुत बड़ा बड़ा बखान है। तो अपन जब केपी में जाते हैं तो क्या होता है, लगन का उप नक्षत्र बना गुरु, गुरु बना, यानी कि अब जो लगन में शनि है ना मालिक, वो शनि नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए उसका नक्षत्र बनता है राहु और उसका उप नक्षत्र बनता है गुरु। तो हमारे लिए मालिक कौन है, गुरु। तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लगन को प्रभावित करना, गुरु लगन से संबंधित परिणामों को देगा, न कि शनि। शनि तो देगा ही, मैं ही नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएंगे ना वो गुरु के। गुरु छठे घर में उच्च का बैठा है ना, इसका मतलब कि लगन राजयोग में है। अब गुरु क्या है, गुरु यहाँ पे शनि के नक्षत्र में है और बुध के उप नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में इसका मतलब 7th हाउस भी देगा वो,
और बुध के उप नक्षत्र में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे शनि क्या रिजल्ट दे रहा है। जैसे हमने अब गुरु को देखेंगे, सॉरी, तो गुरु यहाँ पे दे रहा है 7 5 1 12 2 11। क्या दे रहा है? 7 5 1 12 2 11। आइए अपनी फाइल में यहाँ पे देखिए, अब 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो अच्छे भाव तो आ रहे हैं। अब 7 और 12 आ रहा है तो दो बुरे भाव है, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है ना। जैसे 6 8 12 होते हैं ना, वो ज्यादा बुरे थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है कि 2 आया है, 5 मिल गया, 11 मिल गया, तो बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए। तो हम ये कह ही नहीं कर सकते कि यार जातक का दरिद्र योग दोष है। जातक के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें देखो 5 बहुत अच्छा है, जो हंसी खुशी देता है, ठीक है। 1 आ गया, वो अच्छा है, कॉन्फिडेंस लाता है। 2 11 आ गए तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अब गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में है, तो शनि महाराज क्या देगा? शनि हमें यहां से फिर क्या देता है? 12 और 7 देता है, प्लस क्या करता है? 4 और 9 फिर दे देता है। तो अब हम अपनी टेबल में जाके देखेंगे तो 4 भी आ गया और 9 भी आ गया, तो कुल मिला के ये जातक के तो मौज है। हमने कहा भाई जातक की, मैंने कहा कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। पर किसी का मैसेज था इसलिए, चलो धन्यवाद, आ रही है। तो यानी कि जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो लगन तो बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा बात है। गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें इस पितृ दोष की और इस अंगारक दोष की जरूरत ही क्या है? डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, दोष है तो शांति करा लो, लेकिन ये नहीं है कि ये दोष आपको खा जाएगा। ये कदापि नहीं होगा कि ये दोष आपको खा जाएगा, क्योंकि हमारे इस तक दिक्कत नहीं। अब किसी ने कहा सप्तम घर के अंदर तुम्हारे ये दोष है, पितृ दोष है, तुम्हारा तो मैरिटल लाइफ खत्म हो गई। लेकिन अगर देखेंगे जातक की उम्र जो है वो 1979 का जन्म है, तो काफी उम्र हो गई। तो अभी, लेकिन जातक कह रहा है मेरी तो मैरिटल लाइफ ठीक है। तो इस क्षेत्र में कैसे समझेंगे, इस चीज को कैसे समझेंगे? आइए स्लाइड पे आइए, यहाँ पे बात करते हैं इसके ऊपर, जातक के विवाह के जानने के लिए करते हैं, ठीक है ना। विवाह दो कुंडलियों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो विवाह की बात करते हैं तो पहले भाव को तो देखना है, प्लस सप्तम भाव को भी देखना, ठीक है ना। अगर जब आगे कभी क्लास करेंगे तो बहुत खुल के करेंगे ना। तो सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का उप नक्षत्र अगर 2 5 7 9 और 11 दिखा देता है, ऐसे भाव दिखाता है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है। और अगर आपका 4 6 9 8 11 और 12, हर जो नियम है उसमें भाव बदल जाएंगे, ठीक है। 4 यहाँ पे बुरा हो जाए, 4 9 6 9, अब दोनों में 9 आ रहा है। 9 यहाँ पे क्या करता है कि अगर किसी की मैरिज खराब हो चुकी है तो सेकंड मैरिज का योग बनाता है। और अगर किसी की मैरिज पहले जो है वो चल रही है तो उसमें 9 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बनाता है। और 9 पे डिपेंड करता है वो बुरे भावों के साथ है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्या है, एडवांस की बात आ जाती है। लेकिन आप इसको समझिए, मैं दोनों में डाला ना, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अब इस चीज को समझिए कि इसको मैरिज की बात को समझते हैं, इस कुंडली पे समझते हैं वापस। आइए 7वें घर के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अपन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा भी आइडिया लगा। 7वें घर के अंदर शनि राहु बैठा है पितृदोष के अंदर, और इसका उप नक्षत्र जो है वो भी गुरु है। तो 7वें घर का भी उप नक्षत्र गुरु है। आइए वापिस गुरु को देखते हैं। गुरु दे रहा है 7 5 1 12 और 2 11। आइए वापिस देखिए यहाँ पे, तो ये तो विवाह के लिए 2 7 5 11 सब कुछ अच्छे हैं, तो विवाहिक जीवन अच्छा है। क्यों पितृदोष हमें कुछ कहेगा? कोई दिक्कत ही नहीं है। और छोटा मोटी उठा पटक तो जीवन के अंदर चलती है वैवाहिक जीवन में, लेकिन है ही नहीं कोई बहुत बड़ी, तलाक का कोई मैटर नहीं है। जबकि लोगों ने कहा कि तो खत्म हो जाएगी जिंदगी, मैसेज पड़े अपने पास, ठीक है। तो यहाँ ने हमने क्या देखा, यहाँ से सॉफ्टवेयर के द्वारा एक छोटे से टर्मोलॉजी याद करनी है। अब यहां से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला शनि के नक्षत्र में, तो वहां पे भी हमें 7 4 9 मिले हैं, तो कोई नहीं है, और 12 भी है। तो इस कंडीशन में ये कह सकते हैं हम कि भाई हाँ, तुम्हारी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी है। हो सकता है कि कुछ कामों के कारण आप जो है वो नौकरी के क्षेत्र में दूर रह सकते हो, 6 महीने 8 महीने, दुनिया रहती है, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने कहा कि थोड़ी भारी हो रही है, भारी नहीं है, थोड़ा सा केपी का एक नियम बता रहे हैं, इसलिए कोई चिंता ना करें, आप अपन आराम से करेंगे। तो इसका मैं आपको कहने का मतलब क्या कह रहा हूं कि जो है वो इस तरीके से अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो बहुत अच्छा लाभ है। अब एक कुंडली और ले लेते हैं, ठीक है ना। एक जो कुंडली है उसको मैं और लेता हूं। देखिए ये जो कुंडली ली, अब इसमें विवाह के आंकलन को आइडिया लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा बहुत तो देखो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा कैलकुलेशन तो आता ही है। और ज्योतिष जो है वो इतना कोई सरल विषय नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भाई हाँ 1 मिनट के अंदर जो है आप ये चीज पकड़ लोगे, ये कर लोगे, नहीं। थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है। अब देखिए, जब हम 7वें घर की बात करते हैं, 7th हाउस,
है ना। इस कुंडली के अंदर मैरिज को देखते हैं फिर से दोबारा, ठीक है ना, यानी कि मैरिज को इसको देखते हैं दोबारा। तो देखिए नियम हमारे यहाँ है, हमारे पास 7वें घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो है शनि। तो अब हमें दिख रहा है कि इस 7वें घर के अंदर सिंह राशि है, सूर्य वहां पे बैठा है, 0 डिग्री का है। कोई कहेगा कि भाई मर्द है, बाल है, ठीक है, ये बहाने हो सकते हैं, लेकिन जब सूर्य स्वराशि का बैठा है तो राजयोग में है वो, फिर कैसे मैरिटल लाइफ खराब हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो 7वां जो घर है उसका जो कस्पल सबलॉर्ड है वो है शनि, इसका मालिक, ओरिजिनल मालिक है शनि। शनि छठे घर में बैठा है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब शनि बना और शनि अगर 2, 5, 7, 9, 11 जैसे भावों को देखा तो अच्छा विवाह होगा, और अगर शनि ने 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 भावों को देखा तो खराब होगा। इसमें बहुत सारा और भी बहुत सारा मैटर है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। इसमें तलाक भी होता है, दूरी से विवाह चल जाता है, कॉम्प्रोमाइज मैरिज है, बहुत कुछ है ना। अभी अपन क्या है कि थोड़ा सिंपल वे में समझ रहे हैं, ये लोग है ना भारी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ले रहे हैं टाइम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे शनि, 7वें घर का उपनक्षत्र शनि बना। शनि क्या दे रहा है, शनि बुध के नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है, ठीक है। तो शनि क्या देगा, शनि दे रहा है 7, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है वो 6, 5, 8 और 12। तो यहाँ पे 6, 8 और 12 जैसे संयोग मिल गए। यहाँ पे आइए वापिस फाइल में, 6, 8 और 12 बहुत बुरा हो गया, 6, 8, 12 हो गए ना। अब वैवाहिक जीवन में अर्थ नहीं आ, यानी कि अब 6, 8, 12 हो गए ना ये। अब इसका नक्षत्र कौन है, सूर्य, शनि का नक्षत्र बुध था। अगर बुध ने भी कंटिन्यू कर दी ना इस चीज को तो और बुरा हो जाएगा। बुध पे आते हैं तो वो 5, 7 देता है तो ठीक है, 4 और दे दिया इसने यहाँ पे, और यहाँ पे 8 दे दिया अंतिम में। इसका मतलब कि यहाँ पे इस 6, 8, 12 को 8 से सपोर्ट कर दिया। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया, कुल मिला के हमें ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी परेशानी हो रही है मेरिटल लाइफ में, ठीक है ना। यानी कि शनि छठे घर में बैठा, इसका मतलब ये मैरिज डिले है, या इस मैरिज में भयंकर तनावपूर्ण है, या 6, 8 बार आ जाता है तो इसे कोर्ट केस कचहरी की तरफ डाल देते हैं कि भाई यहाँ ये कोर्ट केस कचहरी में जाएगा, इससे ही सॉल्व होगा ये, क्योंकि इसमें तलाक के पूर्ण रूप से योग बनते हैं, ठीक है ना। और इसका उप नक्षत्र भी है, जिसमें अगर आप देखोगे तो शनि का उप नक्षत्र गुरु बना, तो गुरु फाइनल डिसीजन देता है। वो 4, 4, 9 दे रहा है, 2, 11, इसका मतलब मैरिज का योग ही नहीं बना था। 4, 4 2 बार दे दिया ना। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो 4 हमें मिल रहा है, तो इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे जो है वो भयंकर तकलीफ नजर आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो हमारा एक योग है उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज समझ में आई है, ठीक है। तो इन चीजों को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा इस तरह का एक कैलकुलेशन बनता है। तो अभी अपन इसको, ये भारी हो जाता है इसलिए आगे नहीं करेंगे, तो इस चीज को अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा। कोई भी व्यक्ति है अपने राय दे सकता है कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप जो है वो हैंड राइज भी करिए। और इसके बारे में आपको बता देता हूँ पूर्ण रूप से सारी की सारी बातें, कि ये जो हमारा जो 2 दिन का सेशन रहा है, ठीक है ना। ओके ओके विजय जी, धन्यवाद आपको। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ एक थोड़ा सा और। धन्यवाद आपको आज का सेशन के लिए, अच्छा रहा, ग्रेट रहा, बहुत अच्छी, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। देखिए ये जो हमारा कोर्स है ये अब 25 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं इसकी पूरी जानकारी देता हूँ, आप इसको बने रहिए। ये हमारा कोर्स कंटेंट है, 15 दिन का ये कोर्स चलेगा, ठीक है ना। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी, राशि, सबके बारे में, फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर, स्टडी, एजुकेशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ, डिजीजेज, कोर्ट, लिटिगेशन, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। ट्रांजिट के ऊपर, केपी एस्ट्रोलॉजी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, सबके ऊपर। जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज कर लीजिए, अपन उसको लेंगे अभी, है ना।